हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 2 पाइथन फंडामेंटल। ये हमारे पाइथन सीरीज़ जो कि क्लास 11th के लिए है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमारा टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से रहेगा। पहले हमारा ब्रीफ इंट्रो रहेगा, देन पाइथन कैरेक्टर सेट एक हमारा टॉपिक है, देन वी विल कवर दिस। इसमें हम टोकन्स कवर करने वाले हैं, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट, एंड देन 7th यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चैप्टर की तरफ। एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर करना कि नोट्स बना लेना इसके, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रिफाइंड नोट्स बनाए हैं इसके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये नोट्स इस तरह के हैं, सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कहीं से पूरे अच्छे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूरा टॉपिक कवर हो सकता था, पूरा टॉपिक कवर्ड है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखने वाले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल इस तरह से होती है कि देखो, पहले इनपुट होता है, इनपुट प्रोसेस होता है, देन आउटपुट आता है। ये हर चीज़ का एक साइकिल है, हर चीज़ में ये साइकिल अप्लाई होती है एक तरह से। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो देखो, कोई भी लैंग्वेज है, पाइथन, सी, जावा, कोई भी लैंग्वेज है, वो हमारी इसी प्रोसेस पे रन करती है। पहला है इनपुट। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम यूज़र्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। सो वी द यूज़र्स प्रोवाइड इनपुट, देन प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर। उस इनपुट को कंप्यूटर का CPU प्रोसेस करता है आउटपुट जनरेट करने के लिए। देन आउटपुट जो जनरेट होता है वो हमारे डेस्कटॉप पे हम लोग देख पाते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस, 3 स्टेप्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं जो कि आप टाइमली पढ़ोगे, बट दिस इज द बेसिक प्रोसेस, यू ऑल हैव टू नो। नेक्स्ट, कैरेक्टर सेट। देखो, कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट एक इस तरह का वैलिड कैरेक्टर्स का एक वैलिड सेट होता है जो कोई भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है। मोस्टली हर लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, हर लैंग्वेज, इवन कोई अदर लैंग्वेज भी है, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी अदर लैंग्वेज एक स्पेसिफिक सेट, वैलिड सेट कैरेक्टर्स को फॉलो रिकॉग्नाइज करती है, बट दे कैन बी अ बिट डिफरेंट, बट मोस्टली तो सेम ही होते हैं। अगर थोड़ी बहुत चीज़ अलग है तो हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि कुछ अलग होता है, एडिशनल ज़रूर हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग जो कैरेक्टर सेट में आती है वो है लेटर्स। लेटर्स होते हैं हमारे A to Z, कैपिटल में भी स्मॉल में भी, दोनों रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, दोनों एक वैलिड कैरेक्टर सेट होते हैं। डिजिट्स 0 to 9, 0 से 9 तक लेके ही हमारी सारी डिजिट्स बनती हैं। सो ये एक वैलिड कैरेक्टर सेट है। वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस जो होती हैं, जो हमारे एंटर हम यूज़ करते हैं, न्यू लाइन में जाते हैं, वो हमारे वाइट स्पेसेस भी एक वैलिड कैरेक्टर सेट्स में ही आते हैं, वो काउंट किए जाते हैं। अगर वहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है, इट डजंट मीन कि वो काउंट नहीं होगा। अदर लाइन में जाने के लिए एंटर प्रेस किया है, सो वो काउंटेबल है। वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, व्हाटएवर। नाउ स्पेशल सिंबल्स, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। स्पेशल सिंबल्स में देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल्स टू, एंड ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड, नॉट, ये सारे, ये कमेंट के लिए यूज़ होता है, हैशटैग, ये जो भी यूज़ होते हैं इनका एक अलग मीनिंग होता है, और ये स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं हम इन्हें। और ये तो देखो कंप्यूटेशन में ही यूज़ हो जाते हैं। ये हमारे ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं कंप्यूटेशन के टाइम पे। ये लिस्ट को डिफाइन करने में यूज़ आता है, डिक्शनरीज को ये दिखाता है। सो इन सभी के अपने अपने मीनिंग होते हैं और ये एक वैलिड कैरेक्टर सेट होता है इन पाइथन, अगर हम पाइथन की ही बात कर रहे हैं तो।
सो ये पाइथन के लिए। और कैरेक्टर सेट्स जैसे कि एस्काई कोड, एस्काई कोड्स क्या होते हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। एस्काई कोड जैसे कि हमारा ए है, कैपिटल ए, तो उसका एस्काई कोड 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। इसी तरह से और भी हमारे कैरेक्टर्स के अलग अलग एस्काई कोड्स होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें, एक पर्टिकुलर चैप्टर कन्वर्जन पे, इन चीज़ों के लिए, उसमें हम ये पढ़ेंगे। सो यूनिकोड जो हमारा पाइथन होता है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करता है एनकोडिंग के लिए, जो कि यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। देखो क्या होता है ये एनकोडिंग स्टैंडर्ड। एनकोडिंग स्टैंडर्ड एक ये चीज़ है जो एक कंप्यूटर, एक लैंग्वेज हमारी फॉलो करती है, मतलब कि कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल से, हाई लेवल से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, वो इस एनकोडिंग के थ्रू करती है, यूनिकोड एनकोडिंग। सो ये होता है। नेक्स्ट टोकन्स। टोकन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो हमारे 5 टाइप्स हैं ये बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। सो इस टॉपिक पे ध्यान देना है हमें। टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट, जैसे कि केमिस्ट्री में हम एटम्स पढ़ते हैं उसी तरह से ये टोकन्स हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है प्रोग्राम में। इसे हम लैक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, टोकन्स भी कहते हैं, लैक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कि अब क्या होता है, टोकन्स जो होते हैं हमारे, इनको और ब्रेकेबल नहीं किया जा सकता। टोकन्स हम उन्हें कहते हैं जो बहुत छोटी यूनिट होती हैं, जैसे कि प्लस एक टोकन है, माइनस एक टोकन है, कोलन एक टोकन है, हैशटैग एक टोकन है, प्रिंट एक टोकन है, एक नाम, नेम, वर्ड एक टोकन है। सो दीज ऑल आर टोकन्स। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स ऐसे बहुत से वर्ड्स डिफाइन होते हैं हर लैंग्वेज के लिए, जिनका लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होता है। देखो प्रिंट का मतलब वैसे भी मीनिंग है कि प्रिंट करो, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल मीनिंग असाइंड है। प्रिंट यूज़ करते हैं, कीवर्ड होता है एक प्रिंट, जिसको हम यूज़ करते हैं आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। बट ऐसा नहीं होता कि प्रिंट पाइथन में यूज़ हो रहा है तो अदर लैंग्वेज में, जावा में system.out.println यूज़ होता है, सी में हमारा printf यूज़ होता है। सो हर लैंग्वेज में अलग अलग रिजर्व्ड मीनिंग्स होते हैं हर अलग वर्ड्स के लिए, तो ये हर लैंग्वेज के लिए अलग होते हैं। देखो पहले कीवर्ड समझ लेते हैं क्या होता है कीवर्ड। कीवर्ड्स डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। कीवर्ड्स आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। देखो ये लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट में लैंग लिखा हुआ है, तो समझ जाना आप लोग। रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस, इनका एक स्पेशल पर्पस होता है। प्रिंट का एक स्पेशल पर्पस है। इनपुट है, इनपुट मतलब होता है हम इनपुट लेने के लिए कोई भी वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है, जैसे हमें यूज़र से उसका नाम लेना है, तो नाम लेने के लिए इनपुट कराते हैं हम, तो इनपुट एक कीवर्ड है, एक स्पेशल मीनिंग है उसका अपना। हम उसको किसी नाम को देने में, किसी चीज़ के नाम को डिफाइन करने में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हम आइडेंटिफायर नेम में यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, बस ये समझ लो अभी के लिए कि ये हम यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम के लिए, क्योंकि इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो हमारी लैंग्वेज होगी वो कंसीडर ही नहीं करेगी उसको, इसीलिए हम उसको किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। कन्वे स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। जो लैंग्वेज का कंपाइलर होता है और इंटरप्रीटर होता है, जैसे कि पाइथन को हम इंटरप्रीट करते हैं, लाइन बाय लाइन कोड हमारा इंटरप्रीट होता है इनटू मशीन लैंग्वेज। सो उसमें इंटरप्रीटर में मतलब इंटरप्रीटर को एक उसका अलग मीनिंग कन्वे किया जाता है, मतलब कन्वे होता है लैंग्वेज में जो भी डिफाइन होते हैं कीवर्ड्स उनका। कुछ कीवर्ड के एग्जांपल्स हैं फॉल्स, ट्रू, ये बुलियन वैल्यूज होती हैं ऑब्वियसली, एंड, इफ, एल्स, एलिफ, ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर, वाइल, लूप होते हैं, ये लूप के लिए यूज़ होते हैं। प्रिंट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, एंड हमारा ऑपरेटर होता है। तो हम आगे देखेंगे, ये सारे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप ऐसे ही समझो। अब कीवर्ड हमने कवर कर लिया। आइडेंटिफायर यहाँ देखा था क्या होता है, आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड को।
आइडेंटिफायर नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्या होता है आइडेंटिफायर आखिर? देखो, आइडेंटिफायर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि मतलब हम नेम डिफाइन करते हैं किसी चीज़ का, मान लो, तो नेम डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर जो हमारा होता है वो नेम होते हैं, नेम एक तरीके से जो हम अपने प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को दे सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं हमारे वेरिएबल्स, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल्स हमारे जैसे कि एग्जांपल है a=5, तो यहाँ पे a हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर करता है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। a=5 हमारा जब हम टाइप करते हैं, लिखते हैं पाइथन में, तो हमारा a की वैल्यू 5 एक पर्टिकुलर मेमोरी में जाके कंप्यूटर में स्टोर्ड हो जाती है और उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो उसके नाम अब कुछ भी तो नहीं हो सकते ना। अब इंसानों के नाम नंबर्स तो नहीं होते ना, क्यों नहीं होते? कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, इजीली याद ही नहीं रख पाएंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं अपने। ये तो कंप्यूटर है, ऑब्वियसली इसके तो हर चीज़ में रूल होते हैं, मशीन है ये। तो देखो, आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। लेटर्स ABCD, डिजिट्स 1 2 3, अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक, आइडेंटिफायर स्टार्ट फ्रॉम लेटर और अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट। आइडेंटिफायर एक ये कंडीशन आती है, आइडेंटिफायर हमारा लेटर या डिजिट्स, लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है बट डिजिट से नहीं। एग्जाम्पल 2 ओवर, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। बट अंडरस्कोर लाइक, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। देखो, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। माई फाइल, ये एक वैलिड है क्योंकि ये M लेटर से शुरू हो रहा है, M स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है, दोनों को अलग अलग तरह से कंसीडर किया जाता है। माई फाइल एंड माई फाइल ये दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि M इसमें हमारा बड़ा है, इसमें हमारा छोटा है। सो माई फाइल एंड माई फाइल दोनों ही वैलिड हैं एंड डिफरेंट हैं ये थोड़े। अगर कहीं ये लिखा है यूज़ कर रहे हैं हम ये, तो वो हमारा इनवैलिड दिखा देगा। ये यूज़ करना है, ये डिफाइन किया है, तो हम यही लिखेंगे, नहीं तो ये लिखा है तो यही यूज़ करेंगे। नाउ आइडेंटिफायर्स मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, कीवर्ड्स मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। उसी तरह से आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। देखो, अगर कीवर्ड होगा आइडेंटिफायर का नाम भी, तो जो हमारा इंटरप्रेटर होगा पाइथन का, उसे समझने में दिक्कत आएगी, वो नहीं समझेगा, वो उस स्पेशल मीनिंग को ही एक्सेप्ट करेगा। सो ये नहीं हो सकता। जैसे ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अब माई डॉट फाइल, डॉट आ रहा है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते हम वैलिड आइडेंटिफायर में, सिर्फ अंडरस्कोर होता है। सो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी बिकॉज ऑफ डैश। अब इसमें देखो, हम डिजिट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में लेटर और अंडरस्कोर ही यूज़ करना होता है। अब हम देखते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, डिटेल में देखते हैं थोड़ा। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ये ऐसे डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है एक। इनके 4 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, बूलियन, न्यूमरिक, स्पेशल लिटरल, नन। सो स्ट्रिंग लिटरल की बात करें तो एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन बोथ फॉर्म्स ऑफ कोट्स, सिंगल कोट और डबल कोट। देखो, ABC लिखा है हमने, XYZ, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, दोनों अलग अलग। सो हम दोनों इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते थे, डबल में भी। तो हम इस तरह से भी लिटरल्स को
लिख सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स को। इसको स्ट्रिंग लिटरल्स को एक बार देखें तो ऐसे देखो स्ट्रिंग लिटरल्स। अब क्या होता है कि बहुत से, अब जैसे अगर हमने अपने डेस्कटॉप पे आउटपुट में ये चाहिए, ये टाइप करवाना है हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो अगर इन्हें हम डायरेक्टली तो नहीं करा सकते बिकॉज इनका तो स्पेशल मीनिंग है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास आते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। सो इन एस्केप सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को शो करने के लिए, यूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स नाम से पता लग रहा है ऐसे कैरेक्टर्स जो ग्राफिकली हम डायरेक्टली टाइप करके कीबोर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने डेस्कटॉप पे। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस में क्या होता है कि हम आगे बैकस्लैश यूज़ करते हैं, बाकी बाद में जो हमें अपने कैरेक्टर प्रिंट कराना है वो कैरेक्टर करते हैं। मोस्टली यही होता है। जैसे सिंगल कोट में ऐसे लिखेंगे तो हमारा सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा, बैकस्लैश डबल लिखेंगे तो ये आएगा, डबल कोट्स में ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा, न्यू लाइन में बैकस्लैश एन, ये डिफाइन करता है एक न्यू लाइन को। नाउ एस्केप सीक्वेंसेस represents a single character and hence consume one byte in ASCII representation। ये एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एंड सिंगल कैरेक्टर मतलब जैसे एक सिंगल कोट या एक सिंगल डबल कोट, ये एक सिंगल कैरेक्टर ही तो है। बैकस्लैश ये एक ही कैरेक्टर है तो ये इन्हें एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एंड हेंस कंज्यूम वन बाइट इन ASCII रिप्रेजेंटेशन। एक बाइट कंज्यूम करता है ASCII रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसकी ASCII रिप्रेजेंटेशन? इन सिंबल्स की, इन कैरेक्टर्स की। सो स्ट्रिंग लिटरल्स हमने देखा। चलो स्ट्रिंग का ये पूरा कंप्लीट करते हैं, क्या है स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर। अब देखो स्ट्रिंग लिटरल्स की बात हो रही है तो स्ट्रिंग के टाइप्स भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई हम डबल कोट में लिख रहे हैं, सिंगल कोट में लिख रहे हैं। अब देखो टाइप में क्या होगा, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, एक मल्टी लाइन होती है। सिंगल लाइन में तो जो हमने डबल कोट में लिखा सिंगल कोट में लिख सकते हैं और एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बट अगर हमें उनसे मल्टीपल लाइन में लेके जाना है तो उसे कैसे पता लगेगा कि हमें ये मल्टीपल लाइन में एंड करना है, और वो आगे का उसको कैसे वैलिड कंसिडर करेगा। इसको कंसिडर करने के दो तरीके होते हैं, या तो बाय एडिंग अ टेक्स्ट इन ट्रिपल कोट्स। यहाँ पे डबल कोट्स हैं, सिंगल कोट्स हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स ऐड कर दें तो वो मल्टी लाइन में मतलब अलग लाइन में जाके लिख सकते हैं। या फिर बाय एडिंग बैकस्लैश एट द एंड ऑफ डबल कोट एंड सिंगल कोट। डबल कोट है अगर, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है अदर लाइन में, तो हेलो के बाद हम बैकस्लैश यूज़ करेंगे, वर्ल्ड अदर लाइन में लिखेंगे, इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं बैकस्लैश या ट्रिपल कोट्स को यूज़ करके। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ हम इस तरह से लेंगे। हमने स्ट्रिंग लेना है str इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हमने लिखा हेलो, एंटर। कोई एरर नहीं आया। अगर हम प्रिंट कराएं अपने str को तो हमारा हेलो प्रिंट होगा। अब हमें हेलो वर्ड अदर लाइन में, देखो अगर हमें हेलो इस लाइन में और वर्ड नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हम अगर ऐसे लिखते हैं हेलो एंटर, देखो इनपुट इनकम्प्लीट इनपुट, अदर लाइन में एंटर करते ही सिंटैक्स एरर आ गया। अदर लाइन में जाना है अगर तो हम यूज़ करेंगे आइदर, ऐसे 3 लगाए हेलो, अब जाएंगे कोई एरर नहीं आया, वर्ल्ड, इसको कर देंगे क्लोज, एंटर, प्रिंट कराएंगे एक बार str
ये हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड। अदर लाइन में आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो एक लाइन में, वर्ड अलग लाइन में, ठीक। अब नाउ एक मेथड ये हो गया हमारा ट्रिपल कोट्स वाला। अब नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं जो कि बैकस्लैश का है। ऐसे करके हेलो बैकस्लैश एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, एंड वर्ल्ड, ठीक है, ये कर दिया क्लोज। प्रिंट कराएं, ओ हेलो वर्ल्ड। देखो अब यही डिफरेंस है ट्रिपल कोट्स में और सिंगल कोट्स में जो आपको खुद से दिखाई दे रहा है। इसमें मैं बैकस्लैश यूज़ किया तो ये सेम लाइन में आया। हमने यहाँ तो अदर लाइन में हम चले गए, लेकिन यहाँ पे सेम लाइन में इनपुट आउटपुट आ रहा है प्रिंट करके। ये सब करना मैं यूज़ करना बताऊँगी, बाकी आप देख के भी समझ सकते हो। बाकी हम इसको अच्छे से समझेंगे डीपली, इनका मीनिंग कैसे यूज़ हो रहे हैं ये। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए है ये, बट ट्रिपल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो अलग लाइन में ही आउटपुट आ रहा है। ये छोटा सा आप डिफरेंस मान सकते हो इनको, बैकस्लैश को यूज़ करने का और ट्रिपल कोट्स को यूज़ करने का। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो स्टोर टेक्स्ट स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लाइंस एज अ सिंगल स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग में ही लिखना है टेक्स्ट, बट मल्टीपल लाइन में स्टोर करना है। 2 टाइप्स हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो साइज भी हो सकता है स्ट्रिंग का, जैसे मैंने हेलो लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब उसका कोई कैरेक्टर्स का साइज, मतलब हेलो 5 वर्ड का है, हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे हैं तो वो 10 कैरेक्टर्स का हो गया, एक साथ लिख रहे हैं तो अगर उसमें स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, तो वो 11 कैरेक्टर्स का हो गया। प्रैक्टिकल भी देखेंगे। देखो एंटर इज काउंटेड एंड बैकस्लैश इज नॉट काउंटेड। बैकस्लैश लिखे हैं तो काउंट नहीं होगा, एंटर काउंट होगा। एस्केप सीक्वेंस है तो वो एक कैरेक्टर गिना जाएगा, जैसे डबल बैकस्लैश है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है 1 ABC। इसे क्लोज करना भूल गई मैं, ये मेरी मिस्टेक है। सो इसका लेंथ है 3, यहाँ डबल कोट्स आएगा। ये हमारा /n होता है हमारा न्यू लाइन। B ये हमारा एक कैरेक्टर, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर 2। यहाँ हमारा डबल कोट्स आएगा, वो मैं भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी। सो ABC बीच में स्पेस, XYZ ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं क्योंकि स्पेस भी है। अब ये ABC हमारा सिंगल कोट D, तो ये 4 काउंट हो रहा है। क्यों भाई ये क्यों काउंट नहीं हो रहा? एक्चुअल में एक चीज़ आती है। अब मैंने बोला कि भाई अब तुम्हें सिंगल कोट प्रिंट कराना है तो तुम डायरेक्टली नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि तुम्हें एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। बट एक और रूल होता है इसमें, अगर हम एक अपने स्ट्रिंग को डबल कोट में लिख रहे हैं तो अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल कोट में लिख रहे हैं तो अंदर डबल कोट यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट के साथ डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मान लो हम डबल कोट यूज़ करते हैं यहाँ पे तो ABC यहाँ क्लोज हो जाता। ये समझ ही नहीं पाता भाई क्या डबल कोट कैसे आ रहे हैं, इसीलिए हम सेम कोट्स अंदर बाहर यूज़ नहीं कर सकते, अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। सिंगल है तो अंदर डबल, डबल है तो अंदर सिंगल, इस तरह से। सो ये हमारा स्ट्रिंग का काउंट होता है। अब एक बार ये भी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 3 तरीके होते हैं भाई। देखो बैकस्लैश इज नॉट काउंटेड, पहले लिखा है तो A/B/C। ये अदर लाइन में तो है बट बैकस्लैश यूज हो रहा है, सो ये तो काउंट नहीं होने वाला। तो ये होंगे हमारे ओनली 3 कैरेक्टर्स। बट अगर बात आती है ट्रिपल कोट्स के साथ हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिटरल लिखते हैं तो क्या होता है। देखो A लिखा हमने, उसके बाद एंटर प्रेस किया। एंटर एक हमारा कैरेक्टर होता है, ये हमने पहले ही देख लिया कैरेक्टर सेट्स में। सो A 1 2 3 4 and 5, साइज विल बी 5।
नाउ हम कैसे अपना कैलकुलेट करेंगे ये पाइथन में प्रैक्टिकली। लेन एक हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन प्री डिफाइंड भी होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब बिल्ट इन, जो पहले से ही डिफाइंड है, उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए LEN लेन, उसके अंदर ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग का नाम, तो वो हमारी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब हम यूज़र डिफाइंड भी आगे पढ़ेंगे, वो अभी आपका बहुत आगे आएगा। सो अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो कि ये हमारा यूज़ होता है लेंथ निकालने के लिए। तो एक बार इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं साथ साथ। देखो लेन का जैसे हमने str डिफाइन कर रखा है ऊपर, अगर हम लेन str की लेंथ फाइंड आउट करें तो 10 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई। एक्चुअल में इनकी इस वाले डिफाइन की लेंथ नहीं है, इस वाले को किया था, यहाँ भी किया था, कुछ क्यों नहीं आया? बिकॉज ये पाइथन में एक चीज़ होती है कि हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं, ये एक वेरिएबल का नाम है str। जब हम उसे यूज़ करते हैं और नई नई वैल्यूज़ देते हैं तो वो वैल्यूज़ अपडेट होती रहती है। इसलिए अगर हम नाम देते हैं ABC को, मान लो हम ABC को वैल्यू देते हैं हमारी, नहीं ये तो देखो सारी चीज़ें देखते हैं, हेलो देते हैं और हम कराते हैं लेन ABC, तो देखो क्या आएगा 5 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऐसे ही रैंडमली कोई नाम चूज़ कर लेते हैं, पर वो वैलिड होना चाहिए, यहाँ नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो अब हम लेते हैं, मान लो ये BC XYZ क्लोज आउटपुट लेन STRG, ये आ गया 8 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी स्पेस है, बीच में भी। नाउ STR इक्वल्स टू A एंटर, B एंटर, C क्लोज लेन ऑफ STR, ये हमारा लेंथ आएगा 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एंटर है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है इसीलिए। अब अगर हम सेम चीज़ लिखें अपना बैकस्लैश यूज़ करके तो क्या आता है, देखो A बैकस्लैश B बैकस्लैश C क्लोज, लेन ऑफ STR हमारा आता है 4 1 2 3, आगे भी एक स्पेस है, तो यहाँ पे बैकस्लैश है हमारा, एंटर कोई भी एंटर काउंट नहीं हो रहा है, वो कैरेक्टर काउंट नहीं होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम वैलिड आइडेंटिफायर कैसे देखते हैं। देखो अगर मैं लिखती हूँ 3ABD इक्वल्स टू 5 या इक्वल्स टू हेलो, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये यहाँ पे देखो आ गया ना, शो हो गया ना, तो ये हमारा इनवैलिड है। बट अगर हम लिखते हैं BD इक्वल्स टू 6, कोई एरर नहीं आया, अंडरस्कोर, और हमारा ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़, जैसे हमने ABC 1 2 4 5 ये हमने लिखा और हमने इसको कहा लाइक, नो एरर, यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं और बाकी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने प्रैक्टिकल भी देखा है साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखो स्ट्रिंग, साइज ऑफ स्ट्रिंग हो गया। अब न्यूमरिक लिटरल हमने क्या कवर किया यहाँ से, स्ट्रिंग लिटरल्स। नाउ बूलियन लिटरल्स की बात करें तो बूलियन लिटरल रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, या तो ट्रू होगी वैल्यू या फिर फॉल्स होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक बार देख लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी ये हमारा, देखो अभी सही हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज केस सेंसिटिव है। देखो नो एरर, केस सेंसिटिव है, इसमें हम कैपिटल टी और कैपिटल एफ ही यूज करेंगे। सो दैट्स वाई ये चीज शो हो रही है हमें। नाउ न्यूमरिक में अलग टाइप्स हैं, तो इसे हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। न्यूमरिक नाम से ही पता लग रहा है। देखो न्यूमरिक में इंट टाइप होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इंट में इंटीजर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस डेसिमल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज डेसिमल आता है फ्लोट के अंदर। सो एग्जाम्पल्स हैं 17, -17 या फिर जो भी ले सकते हैं। इसे हम इंटीजर कहते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता है, सिर्फ होल नंबर होता है, इसे हम इंट वाला बोलते हैं। नाउ इसमें हमारे डेसिमल इंटीजर लिटरल आते हैं, ऑक्टल आते हैं, हेक्साडेसिमल आते हैं। डेसिमल मतलब नॉर्मल नंबर्स प्लस माइनस में हो सकते हैं। ऑक्टल मतलब 0 और O उसके बाद कोई भी नंबर, जैसे कि ऑक्टल में डिफाइन होता है, वो आपका पूरा चैप्टर है उसमें देखेंगे। बाकी ये जनरल है, ये हमारा ऑक्टल को डिफाइन करने का तरीका होता है। हेक्सा के लिए 0x हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा A B C D E F तक हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसे डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, अदर चैप्टर में होगा। बट ये आपका एग्जाम्पल के लिए है कि इंटीजर में भी ये डेसिमल होते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल मीन्स बेस 8, हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16, डेसिमल मीन्स बेस 10। नाउ फ्लोट जिसमें कि डेसिमल पॉइंट होते हैं, चाहे एक ही हो बट होना चाहिए। 2 अगर है तो वो इंटीजर है ना कि फ्लोट। सो अगर हमें फ्लोट बनाना है 2.0 लिखें बट लिखेंगे तो ये हमारे वैलिड है। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। इनवैलिड फ्लोट क्या हो सकते हैं, दो नहीं आ सकते डेसिमल पॉइंट्स, कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल नहीं लिख सकते हैं, और ये अननेसेसरीली ये यूज़ जहाँ नहीं करने, देखो कुछ नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव है। सो यहाँ पे नो नीड है, तो ये अगर लगा है तो ये हमारा इनवैलिड है। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इसमें भी जैसे इसमें 3 थे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसमें एक्सपोनेंशियल, फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल। फ्रैक्शनल में डेसिमल आता है, एक्सपोनेंशियल में भी डेसिमल आता है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे 5.8 है, 5.8 को 58 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी हम लिख सकते हैं, तो 10 to the power 1 ये भी हम लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी। इसमें क्या होता है लिखने का तरीका, देखो हमने क्या किया, 10 to the power 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 E0 1। अगर मान लो 10 to the power 10 होती तो 1 0 होता, 1 है तो 0 1, 2 है तो 0 2। इस तरह से जैसे 0 ऐड होता है सिंगल डिजिट के साथ, उसी तरह से ई लगता है बीच में। ये वाला जो पार्ट है हमारा 1, ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है। एक्सपोनेंट पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सपोनेंट एंड मंतसा। और ये जो आगे का डेसिमल पार्ट है 0.58 वाला, ये हमारा मंतसा पार्ट है, और ये हमारा इक्वल्स है 5.8 के।
देखो कैसे, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.8 आएगा। सो 10 टू द पावर, इसका मतलब है 10 टू द पावर 1। 2 होता तो 10 टू द पावर 2। और ये वाला जो आगे का पार्ट होता है ये हमारा मंतसा होता है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स इनवैलिड फॉर्म्स भी हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यहाँ पे वैल्यू ही ना हो, तो इसीलिए ये इनवैलिड है। यहाँ पे डेसिमल में नहीं हो सकता एक्सपोनेंट पार्ट, और ये कॉमा यूज नहीं हो सकते, तो ये हमारा डिफरेंस है। नाउ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे क्या होता है, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है जिसमें आई या जे जो यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो आई या जे वाला पार्ट ही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है एंड ये वाला हमारा रियल पार्ट होता है। नाउ ये हो गए हमारे लिटरल्स। स्पेशल में नन है, इट मीन्स नन में अगर किसी चीज़ की वैल्यू नन है तो उसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू नन है। प्रिंट भी कराएंगे तो नन ही आएगा। नाउ हमारे ये तीनों कवर हो गए। नाउ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे सिंबल्स, ऐसे हमारे चीज़ होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच कंप्यूटेशन इज अप्लाइड कॉल्ड ऑपरेंड्स। देखो जो वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स जिस पे हम कंप्यूटेशन अप्लाई करते हैं, जैसे 2+3, 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स हैं, उन पे कंप्यूटेशन अप्लाई हो रही है, प्लस कंप्यूटेशन अप्लाई हो रही है, तो वो क्या होता है, हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे प्लस माइनस, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं, बाइनरी एंड यूनरी। सो बाइनरी का मतलब होता है, ऑब्वियसली बाइनरी से पता लग रहा है 2, और यूनरी से मतलब पता, थोड़ा सा वर्ड से पता लग रहा है 1। सो बाइनरी मतलब जिसमें टू ऑपरेंड्स हैं ऑपरेट करने के लिए, वो बाइनरी। जिसमें एक ही रिक्वायर होता है ऑपरेट करने के लिए, वो यूनरी। जैसे 2+3, तो 2 और 3 दो ऑपरेंड है, तो दो ऑपरेंड हैं, तो उसमें उसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनरी एक ही रिक्वायर होता है, प्लस यूनरी माइनस होता है, बिटवाइज, कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिकल, नेगेटिव। ये हमारा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में है, शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं हम इसे, बट हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे भी कि ये क्या होते हैं। ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे देखते हैं बाइनरी को। बाइनरी इंपॉर्टेंट होता है हमारा। पहले एरिथमेटिक बहुत इजी होता है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें डिवाइड को हम बैकस्लैश यूज करके लिखते हैं। मॉडुलस ये होता है परसेंटेज का साइन मॉडुलस का, ये हमारा रिमाइंडर देता है। जैसे 5 को मॉडुलस करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर आता है 1। तो आंसर जो होगा, अगर हम 5 मॉडुलस 2 लिखेंगे तो रिमाइंडर होगा 1। तो ये होता है हमारा मॉडुलस। एक्सपोनेंट मतलब 2 टू द पावर 2 लिखना है, तो उसका आंसर में चाहिए 4। कैसा आएगा, एक्सपोनेंट यूज करके। पावर में लिखना है तो एक्सपोनेंट। नाउ फ्लोर डिवीजन हमारा क्या करता है कि जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है वो रिमूव कर देता है। थोड़ा सा इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं अरिथमेटिक वाले पार्ट का। सो उससे हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अरिथमेटिक वाले पार्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो इसको चलो एक बार यहीं से खोल लेते हैं, इसी में ही करते हैं इसको। सेव नहीं कर रही हूँ मैं। देखो अगर हम कर रहे हैं 2+5, 7 आ गया। 3 - 2 1, 3 × 5 15, 4
6 पॉइंट में आ रहा है, बट पॉइंट तो नहीं चाहिए हमें, सो डबल फ्लोर लगाएंगे ये 0। अगर टू 2.0 इट मीन्स हमारा फ्लोटिंग में आंसर देता है, फ्लोट में आंसर देता है, जो हमने भी पढ़ा था, ना कि इंटीजर में। ये इंटीजर में देता है, ये हमारा फ्लोट में देता है अगर हम सिंगल यूज़ करें डिवीजन। नाउ अगर हम 5 मॉड्यूलस 2 करें तो आंसर है 1, इसमें रिमाइंडर आता है। नाउ 2 पावर लगानी है हमें 5 की, 32 आउटपुट आएगा। तो ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आता है हमारा, जो भी हमारे रिलेशंस या कह सकते हैं कंपैरिजंस क्रिएट हो सकते हैं, वो सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे कि देखो ये सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू ये हमारा नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है। और डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू कंपेयर करना। सिंगल इक्वल टू मतलब असाइन कर रहे हैं, जैसे a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हम 2 दे रहे हैं, बट डबल इक्वल टू का मतलब हम चेक कर रहे हैं। तो अगर चेक करना है, कंपेयर करना है दो वैल्यूज़ को, तो डबल इक्वल टू, या फिर अगर चेक करना है कि नहीं है तो नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू। सो एक बार हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि डबल इक्वल टू देखते हैं, 5 इक्वल्स टू डबल इक्वल टू 5, बूलियन में ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। जैसे 5 इज नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स। 5 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स। 5 इज लेस देन 4, फॉल्स। अब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, फॉल्स। ना तो ये ग्रेटर है ना ही ये इक्वल है। 6 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू, क्योंकि ये लेस है इसीलिए। तो इस तरह से ये हमारे रिलेशनल हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट नाम से सजेस्ट हो रहा है, जो असाइन करने के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये सारे हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। इक्वल टू तो आपको पता होगा, बट इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बहुत ईजी है ये। देखो जैसे a इक्वल्स टू 4, a को हमने 4 दे दी। अब प्रिंट कराएंगे a की वैल्यू, तो आएगी हमारी प्रिंट a तो 4। अगर हम कोई वैल्यू ही ना दे, मान लो हम करा रहे हैं प्रिंट b, जबकि b की कोई वैल्यू नहीं है, एरर। लाइन 1, नेम b इज नॉट डिफाइंड। जब तक डिफाइन नहीं है, जब तक हम उसे कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। चाहे हमने पहले पढ़ा था स्ट्रिंग में नॉन लिटरल, इसको हम दे सकते हैं। देखो हाँ, इसको हम कैसे दे सकते हैं, b इक्वल्स टू, क्योंकि ये बात हो रही है यहाँ पे स्ट्रिंग की, इस तरह से देंगे। अब हम अगर प्रिंट कराएंगे तो एरर नहीं आने वाला है, इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाला, नन आ गई वैल्यू। तो इस तरह से कोई भी एरर नहीं आने वाला है अगर हम प्रिंट करते हैं। बेसिकली तो हमें वैसे इसमें प्रिंट करना चाहिए हमारा ये, देखो ये तो एक स्ट्रिंग हो गया, बट हमें नन वैल्यू देनी है, तो उसके लिए होता है हमारा कैपिटल में नन। वो स्ट्रिंग में नहीं लिखना। ये तो स्ट्रिंग आ गई, ये एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब नन नहीं है यहाँ पे, वो तो ये है। तो अगर हम इसे अब प्रिंट करें b की वैल्यू, तो नन आने वाली है। ये वाले नन का लिटरल मीनिंग इज नन, बट ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, यहाँ n स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है। सो दिस इज द थिंग। चलो अब हम अपना असाइनमेंट देख लेते हैं।
अगर ए को हमने ए प्लस 3 देना है तो प्रिंट कराएंगे ए को, तो ए की वैल्यू ऊपर हमने क्या दी थी हमने ए की वैल्यू 4, 4 में 3 प्लस हुआ 7। अब इसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, ए प्लस इक्वल्स टू 4। अब प्रिंट कराएंगे तो ए में, अब ए की वैल्यू 7 हो गई, ए में अगर प्रिंट कराएंगे तो ए में अब 4 ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। सो ये शॉर्टकट होता है, प्लस इक्वल्स टू लगाने का मतलब यही है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 4। सो अगर हमें कोई भी इस तरह का कैलकुलेशन करना है, जैसे कि ए इक्वल्स टू ए माइनस 3 लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस इक्वल्स टू 3। सो अब प्रिंट करेंगे हम ए को फिर से, तो देखो हमारा आने वाला है, क्या है ये 8। अब नेक्स्ट अगर हमें कराना है मल्टीप्लाई, मान लो हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई 8 को 2 से, तो इसका आंसर हमारा आने वाला है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, बिकॉज ए की वैल्यू अब 8 हो चुकी थी, दैट्स वाई इट्स 16। नाउ अब हम देखते हैं प्रिंट नहीं करना, अब हमें डिवीजन देखना है। एक बार डिवीजन देखें तो जैसे 16 को हम 8 से एक बार कर लेते हैं और उसे कराते हैं हम प्रिंट, सो क्या आने वाला है हमारा, अगर अब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आएगा 2.0, बिकॉज हमारा जो ये वाला डिवीजन होता है सिंबल, ये ऑपरेटर हमारा फ्लोटिंग में ही रिजल्ट देता है। उसी तरह से हम इसको ए की वैल्यू को अगर हमें एक्सपोनेंट, अब 2 हो गई है, एक्सपोनेंट बाय 2 देना है, अगर एक्सपोनेंट बाय 2 देना है तो हम इस तरह से देंगे एंड हम उसको प्रिंट कराएंगे अगर, तो उसका आंसर 4.0। क्यों, क्योंकि 2 रेज टू 2 4, इसीलिए हमारा ये आएगा एक्सपोनेंट में। नाउ हम देखने वाले हैं कि अब हम इसका फ्लोर वाला डिवीजन करते हैं। अब 4 आ गया इसका, अगर हम इसको करें 2 से और उसको कराएं हम प्रिंट, तो हमारा आंसर आएगा 2.0। क्या करता है ये हमारा फ्लोर डिवीजन, देखो एक बार मैं आपको फ्लोर डिवीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फ्लोर डिवीजन हमारा क्या करता है, जैसे हम 6 को बल्कि 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ रहा है हमारा 3। तो क्या कर रहा है हमारा फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हमारा जो भी रिमाइंडर पार्ट होता है, पॉइंट के बाद का पार्ट होता है, उसे वो रिमूव कर देता है। ये काम होता है हमारे फ्लोर डिविजन्स का। तो ये देखिए हमने सारे अपने असाइनमेंट, मॉड्यूलस रह गया, देखो एक बार मॉड्यूलस भी देख लेते हैं। मॉड्यूलस में हमारा जैसे कि ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू, अब हम मॉड्यूलस किससे करें, जैसे ए नहीं लेते हैं, बी की वैल्यू हम असाइन करते हैं हमारी मान लो 7। नाउ बी मॉड्यूलस इक्वल्स टू मान लो कर देते हैं 3। नाउ अगर हम प्रिंट करेंगे इसको बी को, तो वी आर गोइंग टू गेट आर आंसर एज 1। सो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, मॉड्यूलस किया। मॉड्यूलस का मतलब होता है हमारा रिमाइंडर। तो अगर हम 7 को मॉड्यूलस करते हैं 3 से, तो हमें रिमाइंडर 1 बचता है। अगर कई कंडीशंस ऐसी होती है हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशंस में, उसके लिए ये बिल्ट इन ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। इसी तरह से हमारा असाइनमेंट में भी यूज़ हो सकता है। सो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। नाउ हम देखेंगे अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं एंड और। देखो जैसे हमें 2 कंडीशन से एक साथ चेक करनी है कि ए हमारा इक्वल्स टू 4 हो, जैसे ए हमारा इक्वल्स टू 4 हो या लेस देन 4 हो,
तो और कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसमें मतलब कि या तो ए 4 के बराबर हो। वैसे तो हम ये वाला भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, बट एक जस्ट एग्जांपल, मैंने एक सिली से एग्जांपल ले लिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। एंड में दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे बी, मान लो ए और बी लिया है हमने, तो ए हमारा लेस देन 4 होना चाहिए एंड बी हमारा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर हमें सेटिस्फाई हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम चेक करनी है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, एंड यूज़ करते हैं। अगर दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए तो और यूज़ करते हैं। ये हमने अपना थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ होगा, एंड और का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा। अब इसमें भी हम देखने वाले हैं। देखो, ये हो गया हमारा लॉजिकल। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा कुछ इस तरह से होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल देखो कि मतलब कि वो जैसे 2 है, 2 इज, जैसे मान लो चेक करना है कि 2 हमारा ए हमारा 2 है या नहीं। सो ए इज 2 और नॉट, ये चेक करने के लिए हम इज और नॉट इज का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेंबरशिप होते हैं हमारे, उसमें इज नॉट इज की जगह इन आता है। जैसे हमारी लिस्ट होती हैं, ट्यूपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, उसमें हमें मान लो चेक करना है। अभी हमने नहीं पढ़ी है बट एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। लिस्ट है मान लो, लिस्ट में हमें चेक करना है कि हमारा 3 है या नहीं। तो 3 इन लिस्ट का नाम देंगे हम, है या नहीं वो हमें बता देगा। 3 इन लिस्ट, सो दिस विल बी आवर आंसर कि है या नहीं। तो हम इसको अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। नॉट इन का मतलब, इन का मतलब है चेक कर रहे हैं, नॉट इन मतलब नहीं है ये चेक कर रहे हैं। तो ये तीनों अभी हम एक साथ देखने वाले हैं, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लॉजिकल। अगर हम अपना यहाँ पे चलें तो देखो, एक लिस्ट बना लेते हैं एक बार। एल नाम से हम एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बनाने का भी एग्जाम्पल देख लो, बताऊंगी ये कैसे बनती है। ये एक समझ लो तरीका है लिस्ट बनाने का, है ना। ये हमारी हो गई लिस्ट क्रिएट। सो अब हमें चेक करना है 3 इन एल, ट्रू 3 है। अब हमें चेक करना है 10 इन एल, फॉल्स। सो ये नहीं है तो इसलिए फॉल्स आया। अब हमें चेक करना है 10 नॉट इन एल, ट्रू। 10 हमारा एल में नहीं है। अगर हम लिखेंगे 3 नॉट इन एल बट वो तो है, तो फॉल्स आएगा हमारा। तो ये हुआ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब अगर हमें चेक करना है ए, अगर हम वैल्यू देते हैं ए इक्वल्स टू 5 दे दी। अब अगर हम देखते हैं ए इज 5, ट्रू। ए हमारा 5 है कि नहीं। हम डबल इक्वल्स टू से भी चेक कर सकते थे, बट इन सम कंडीशंस ये हमें यूज करना पड़ सकता है जहाँ पे हम इक्वल्स टू यूज नहीं कर सकते, तो इज यूज होता है। अब अगर हम चेक करें ए नॉट इज 5, सॉरी, ए इज नॉट 5, फॉल्स। हाँ, इसमें नॉट इन होता है बट इसमें इज नॉट होता है। इज नॉट, मैंने भी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये सिली सी मिस्टेक्स हैं, ये होती हैं एक्चुअल में, ये होती हैं सिली सी मिस्टेक्स। सो ए इज नॉट 5 बट ए तो 5 है, तो इसीलिए ये हमारा फॉल्स है। अब अगर हम देखें लॉजिकल, सो लॉजिकल हमारा क्या चेक करेगा। देखो, अगर हमने ए इक्वल्स टू 6 दे दिया एंड बी इक्वल्स टू 8 दे दिया, सो अब हम चेक कर रहे हैं ए डबल इक्वल्स टू 6 एंड
डबल एंड के लिए हम ये यूज करते हैं b इक्वल्स टू 8। इसमें ये इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ रहा है? ये पाइथन में ऐसे नहीं होता क्या? पाइथन में ऐसे नहीं होता क्या? चेक करो तो एक बार। अगर हम ये हटा दें फॉल्स, ये फॉल्स क्यों आ रहा है? वैसे भी ये तो बिटवाइज है। अच्छा, इसमें हम एंड यूज करते हैं डायरेक्टली। ये पाइथन में नहीं होता, ये अदर लैंग्वेजेस होती हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। चलो कोई नहीं। ट्रू, ए तो 6 है और बी भी 8 है, तो इसलिए दोनों कंडीशंस हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रू। सॉरी मिस्टेक के लिए, ये हमारा पाइथन में इस तरह से यूज़ नहीं होता है ये वाला एंड। डायरेक्टली हम एंड लिखते हैं इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। अब हम चेक करते हैं कि a इक्वल्स टू 6 तो है, बट एंड अगर हम लिख दें b डबल इक्वल्स टू 9 तो आंसर हमारा आने वाला है फॉल्स। एंड के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। a तो 6 है बट b इज़ हमारा 8, सो ये फॉल्स है। बट अगर यही सेम कंडीशन मैं लिख दूं और में, या एंड की जगह अगर मैं लिख दूं और, तो देखो हमारा आने वाला है ट्रू, क्योंकि और में अगर एक भी कंडीशन ठीक है सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। अगर हाँ कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आंसर हमारा फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ट्रू। सो अगर हम लिखते हैं एग्जैक्टली दिस सिचुएशन जो कि दोनों कंडीशन में सेम है और इसमें एंड की जगह और लिख के चेक करें तो देखो हमारा आने वाला है ट्रू। बट अगर हम ये वाली कंडीशन, चलो मान लो ये सेम ऊपर वाली कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो यहाँ पे ये हमने कर दिया ऐसे और यहाँ लिख दिया, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, यहाँ लिख दिया और तो हमारा आएगा फॉल्स। उसी कंडीशन में आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बिकॉज ये A6 है B 8 है, तो ये दोनों कंडीशन में फॉल्स हो गया, तो ही ये फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज ट्रू। एंड में एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू में अगर और में एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आएगा। ये थे हमारे लॉजिकल आइडेंटिटी एंड हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसी तरह हमारा बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, एक्सक्लूसिव और होता है, और शिफ्ट ऑपरेटर्स में लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट होते हैं। ये दोनों आपके नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें ऑपरेटर्स डीपली पढ़ाए गए हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स उसमें कवर किए जाएंगे, प्लस ये वाले ऑपरेटर्स भी उसमें होंगे। ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको थोड़ा सा अभी बता दिए हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा सा देख लेंगे इसको। वैसे तो ये टोटली इसमें यही है जो हमने पढ़ा है, ये देखने बाकी हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर होने वाले हैं। सो आगे हम देखते हैं हमारा पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या था? हमारा टोकन्स था पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स भी एक बेसिकली एक पंक्चुएशन मार्क हमारा एक सिंबल होता है, सिंबल यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस और एक्सप्रेशन। जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट, आपको पता नहीं होगा क्या होता है, बट इसमें इफ स्टेटमेंट होती है हमारी पाइथन में। तो अगर हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, लास्ट में हमें कोलन लगाना पड़ता है इफ स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक पंक्चुएटर है। हमें ये अलग अलग टाइप के पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने लिस्ट बनाई तो ये वाले यूज़ किए हमने, स्क्वायर ब्रैकेट्स। डिक्शनरी में हमें कर्ली वाले यूज़ करने पड़ते हैं, और पैरेंथेसिस तो हमारे ट्यूपल्स में यूज़ होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे एक पंक्चुएटर मार्क्स भी हैं। ये हमारा बैकस्लैश यूज़ होता है, हमारा बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश हमारे यूज़ होता है, हैशटैग, फुल स्टॉप, और ये तो हम यूज़ करते हैं हमारे स्ट्रिंग्स में ही। ऑब्वियसली कॉमा भी यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए। प्रिंट में अगर हम बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं अलग अलग तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं।
अब हम एक बार देखें आगे से, तो कहाँ थे हम, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी, टोकन्स में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नाउ ये हो गया था हमारा, ये हो गया था, ये हो गया था। अब हम देखते हैं हमारा आगे जो हमारा नहीं हुआ है उस पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये भी हो गया था। अब हमारा बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन में अब कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाए होंगे जहाँ तक मेरे को ध्यान है। कमेंट्स हमारे नहीं पढ़ाए हैं तो आगे भी पढ़ेंगे हम कमेंट्स। देखो कमेंट्स हमारे होते हैं ऐसी चीज़ जो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रिकॉग्नाइज नहीं करता है, प्रोग्राम हमारा इंटरप्रीटर उसका कोई उसे रीड नहीं करता है, बट वो हमारे लिए होते हैं। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो फ्यूचर यूज़ में हमने एक्चुअल में उस प्रोग्राम में किया क्या था ये याद ही नहीं रहता। पूरा शुरू से तो नहीं हम देखेंगे, जहाँ पे मिस्टेक आ रही है हम हाथ से देखते हैं। तो इसीलिए उन प्रोग्राम्स में कमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिकॉज वो हमें हेल्प करते हैं हम किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम है ये जानने में। हम अपने लिए लिखते हैं ये। तो एडिशनली रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। सोर्स कोड हमारा जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड, उस कोड को कहते हैं सोर्स कोड। तो ये एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है कि ये सोर्स कोड है किस बारे में। जैसे ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हैशटैग जो होता है जिसके आगे लग जाता है वो हमारा एक सिंगल लाइन, ये एक हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, एक लाइन में आ रहा है ये। हैशटैग लगा के जो भी लिखेंगे वो एक कमेंट हो जाएगा। ये होते हैं हमारे कमेंट्स। अब ये हम अभी नहीं पढ़ने, ये हम आप अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, लेकिन इसमें 12th में भी ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस पे ही वर्क होता है। सो DEF माई फर्स्ट, ये जो हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं ये दिखाते हैं कि ये एक फंक्शन है। हर फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस ज़रूर लगता है। जैसे ये प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन है, माई फर्स्ट हमारा यूज़र डिफाइंड है, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता था। ये एक यूज़र ने डिफाइन किया तब भी पैरेंथेसिस है, ये एक प्री डिफाइंड है तब भी पैरेंथेसिस है। इनके बीच में अलग अलग चीज़ आती हैं। जैसे ये प्रिंट कराने तो बी आ रहा है, बी प्रिंट कराने के लिए इसमें हमारे पैरामीटर्स वगैरह आते हैं, वो आगे जब आप पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। तो अभी समझना इतना है कि DEF और ये प्रिंट इस तरह से लिखा हुआ, देखो DEF के आगे हमारा कोलन है। इसी तरह से जब हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं ना कोलन लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का, फंक्शंस। ब्लॉक ऑफ कोड, ये एक बेसिकली इतना कोड जो है हमारा, ये फंक्शन इस फंक्शन के अंडर आ रही है लाइन। तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट हैज़ अ नेम एंड कैन बी रीयूज्ड वेयर नीडेड। ये एक फंक्शन है, इसका नाम है माई फर्स्ट। तो ये इस नाम से हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, इसको बुला सकते हैं। जैसे हमारा जो भी नाम होता है उस नाम से हमें कोई भी बुला सकता है कहीं भी, उसी तरह से इस फंक्शन का नाम जहाँ भी लिखेंगे वहाँ पे हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो ये रन होगा और ये दोबारा कहीं भी पूरे प्रोग्राम कोड में यूज़ हो सकता है। फंक्शंस का ये बेनिफिट भी होता है कि हम इन्हें इनके नाम से बार बार पूरा प्रोग्राम ना लिख के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा लिखा है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। देखो इफ़ में देखो इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट लिखी जाती है, आगे पढ़ने वाले हैं हम। सो क्या लिखा है, प्रिंट सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जल्दी से अगर जिसने नहीं किया है, वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारा होता है फंक्शन। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। जो भी एक लाइन है, एक लाइन जो कोई कुछ भी मीनिंग कन्वे कर रही है, कोई कोड है, एक लाइन का कोड है, ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है जैसे ये पूरी लाइन A = 15, B = 5 + A, ये हमारा एक स्टेटमेंट है पूरा। प्रिंट B, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये कोई भी एक लाइन कोड में वैलिड लाइन, वो हमारी एक स्टेटमेंट है, उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट डज समथिंग,
जो कुछ भी काम कर रही है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ऐसी जो प्रोग्राम में लिख रहे हैं वो एक स्टेटमेंट होती है। नाउ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस हमने पहले भी देखा था, जो कंप्यूटेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ सिंबल्स का यूज़ करके, ऑपरेटर्स का यूज़ करके, ताकि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकें, वो एक्सप्रेशन है। 5+a ये हमारी, जैसे हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जो हमारे सिंप्लीफिकेशंस में आते थे क्वेश्चंस, वो काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं इन पाइथन। तो इसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। ये सिंबल्स के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं हम, जो एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। 5+a 15 a की वैल्यू है, तो ये 20 वैल्यू हमारी b में जाके सेव हो रही है, तो ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो दिस इज एन एक्सप्रेशंस। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आगे तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमें समझने में हेल्प करती हैं। इनका नाम अलग हो सकता है पर काम अलग नहीं होता इनका। अब हाँ, पाइथन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है प्रॉपर हमारी स्पेसेस, गैप्स जहाँ होने चाहिए, जहाँ हमारा इफ स्टेटमेंट आई, फंक्शन आया, यूँ समझ लो जिस स्टेटमेंट के बाद हमने कोलन लगा दिया, ऐसे नहीं किसी के भी पीछे लगा देंगे, जिनके एक्चुअल में सिंटेक्स में लगता है वो लगा दिया, मान लो वो लगा दिया, तो हमें 4 स्पेसेस का गैप देना होता है। 4 स्पेसेस, यहाँ पे 4 स्पेसेस का गैप देके ये फंक्शन लिखा हुआ है। एल्स के बाद भी लगा है तो 4 स्पेसेस का गैप देके लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा जो गैप होता है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। ये अगर हम नहीं देते तो एरर आता है। क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 4 स्पेसेस कि ये हमारा स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, ये इफ स्टेटमेंट का कोड है। सो इंडेंटेशन नहीं होगा, वो पहचानेगा नहीं। सो इसीलिए इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। 4 स्पेसेस इन गिवन एग्जाम्पल टुगेदर मार्क्स इंडेंटेशन। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जानना। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब जैसे इफ़ का प्रिंट, इफ़ के अंदर प्रिंट आ रहा है तो पूरा ये इफ़ का ब्लॉक है, तो ये होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, ये हमने पढ़ा हमारा थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा इसमें डीप में पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? पाइथन इवेलुएट्स एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। सेम जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन में जो होते हैं वो सारे एक्सप्रेशन ही होते हैं। ये एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन का। नाउ स्टेटमेंट मैंने बताया था जो भी कोई चीज़ जिससे कोई एक्शन प्लेस होता है। ए की वैल्यू हमने 15 दी है तो ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? ये एक असाइन कर रही है वैल्यू, कोई भी काम हो रहा है वो एक स्टेटमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ये तो आउटपुट दे रही है बट ये कोई आउटपुट तो नहीं दे रही। ये तो हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, ये भी कोई आउटपुट नहीं दे रही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर स्टेटमेंट कोई आउटपुट देगी। अब जैसे ये आउटपुट दे रही है, ये तो नहीं दे रही, ये तो कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ हो रही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। कमेंट्स देखो, स्टेटमेंट्स पढ़ा, एक्सप्रेशंस पढ़ा। अब मैंने बताया था कमेंट्स में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये तो आपका अलग कवर होगा, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। इंडेंटेशन इतना ही होता है। कमेंट्स देख लेते एक बार। कमेंट्स होता है हमारा रीड बाय द प्रोग्रामर, इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रीटर। जो मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामर रीड करता है, इंटरप्रीटर जो होता है पाइथन का, जिससे कोड पूरा इंटरप्रीट होता है, कन्वर्ट होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, वो इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है समझने के लिए। ये हैशटैग से स्टार्ट होता है एंड विद फिजिकल लाइन। फिजिकल लाइन का मतलब ये है कि खाली, चलो इसको भी हम आगे देखते हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी फिजिकल लाइन का मतलब
अभी आप ये देखो कि मतलब पूरी जो लाइन है इसको हम फिजिकल लाइन कह रहे हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम फिजिकल लाइन कह रहे हैं। लॉजिकल लाइन मतलब कि जो हमारी लाइन प्रोग्राम की होती है उसे हम लॉजिकल लाइन कह देते हैं। जो लाइन हमारी प्रोग्राम की मतलब ये जैसे सिंपल लाइन है, ये कोई प्रोग्राम का कोई सिंटेक्स नहीं है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट नहीं करवा रहे, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है ये। सो ये फिर एक फिजिकल लाइन कह देते हैं हम, इसलिए ये होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो अब इसमें लाइन में देख लेते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं कमेंट। फुल लाइन कमेंट, ये पूरा एक लाइन का कमेंट है, जैसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, हैशटैग है, पूरा एक लाइन का कमेंट है, फुल लाइन कमेंट कहते हैं। इन मतलब ये सिर्फ कमेंट है एक लाइन में, जैसे यहाँ पे ये सिर्फ कमेंट है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है कोई कोड। अब एक इनलाइन कमेंट ऐसा है, जैसे देखो, जैसे हमने इफ़ लिखी तो इफ़ में हमने इफ़ लाइन लिखी, उसके आगे ही हमें कुछ डालना, भाई इफ़ क्यों यूज़ हो रहा है हमें डालना है, तो उसके आगे जो कमेंट लिखा है वो होता है इनलाइन कमेंट। मतलब किसी और कोड की लाइन के साथ जो कमेंट आ रहा है वो एक तरह से इनलाइन कमेंट है। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, फिर कमेंट आ रहा है सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये हमारा होता है इनलाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है हमारा, जो हम एक कमेंट को दूसरी लाइन में लिख सकें उसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था अभी पहले। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये अदर लाइन में आ गया, लेकिन हम इसको हैश टैग की हेल्प से ही लिख सकते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट। एक दूसरा तरीका होता है ट्रिपल कोट में लिखना, इसमें ट्रिपल कोट्स यूज़ होते हैं और हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में भी यूज़ होता था। अब आगे देखें तो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन थोड़ा सा देखें तो देखो, ये हमारा इफ़ है, इफ़ का हमारा ये ब्लॉक है, मतलब इफ़ के अंदर आ रहा है, दिस इज अ ब्लॉक पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, नोटिस ऑल स्टेटमेंट इन सेम ब्लॉक हैव सेम इंडेंटेशन लेवल। देखो ये हमारा पार्ट है इफ़ का, ये इफ़ के अंदर आ रहा है, तो ये एक इफ़ ब्लॉक में आ रहा है, सेम ब्लॉक में आ रहा है, तो इसका इंडेंटेशन भी सेम ही है। कोई भी चीज़ अगर सेम ब्लॉक में आ रही है तो उसका इंडेंटेशन भी सेम ही होगा। इंडेंटेशन लेवल 4 स्पेसेस हैं। अब प्रिंट जो है हमारा इंडेंटेशन से बाहर है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक एज इट इज डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल। ये अब इफ के पार्ट से बाहर आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंडेंटेशन नहीं है तो ये इससे इसके इफ के साथ कंसिडर नहीं होगा, तो ये हमारा अलग है इफ से। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ब्लॉक। ये स्टेटमेंट है 3, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हैं 3, ये हमारी अदर स्टेटमेंट की इस स्टेटमेंट के पार्ट हैं, तो ये हमारा एक ब्लॉक है। ये सारे स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं, पार्ट हैं, तो ये इसे हम ब्लॉक कहते हैं। या फिर फंक्शन के अंदर वाले को भी ब्लॉक कहते हैं, जैसे पहले देखा हमने। ठीक है, अब क्या होता है हमारा वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट वाला टॉपिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट क्या होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वेरिएबल्स होते हैं एक स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज लोकेशन, रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन, refers to a value, also symbolic variables because they are named variables. वेरिएबल्स जैसे a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे a वेरिएबल है, एग्जाम्पल है दे रही हूँ ये मैं, a एक वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू चेंज की जा सकती है, पहली चीज़। और 5 को हमने एक नाम दे दिया, एक नाम को, a नाम को हमने एक वैल्यू दे दी 5, तो ये एक नेम्ड नाम है उसका, तो इसीलिए ये सिंबॉलिक भी कहे जाते हैं बिकॉज उनका नाम होता है, एक वैल्यू को रेफर करते हैं और ये एक नेम्ड लोकेशन। देखो a इक्वल्स टू 5 किसी लोकेशन में तो सेव होगा मेमोरी में, तो ये मेमोरी में जहाँ सेव होगा उसका नाम, उस मेमोरी के एरिया का नाम a होगा क्योंकि वो a के अंदर सेव है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक नेम्ड लोकेशन मेमोरी के अंदर। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय असाइनिंग डिजायर्ड वैल्यू टू देम। वेरिएबल्स को हम असाइन करते हैं
एक डिज़ायर्ड सही वैल्यू देके, अगर हमें मान लो ए को न्यूमरिक वैल्यू देनी है तो हम उसे न्यूमरिक ही वैल्यू असाइन करेंगे न्यूमरिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। जैसे a=5, अगर हम a कोट्स में, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में 5 लिख दें तो वो हमारी वैल्यू स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि वो कोट्स में आ गया, वो हमारी न्यूमरिक वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने दिया है वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड, ये हमारा क्रिएशन है वेरिएबल का, marks=70, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर ले सकते थे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 70 वैल्यू हो गई हमारी। वैल्यूज जो असाइन होती हैं वो यूज की जा सकती हैं और प्रोसेस की जा सकती हैं। इनको फंक्शंस, इनको हम अपने प्रोग्राम्स में फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने के लिए या किसी भी काम के लिए। अब वैल्यूज़ में ये है और ये है, अब इन्हें क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल वैल्यूज़, इसे कहते हैं आर वैल्यूज़। एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली, आर मतलब राइट हैंड साइड वाली। सिंपल। ये हमारी जो होती हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम वैल्यू असाइन करते हैं। ये वो होते हैं जो असाइंड होते हैं। एल आर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज विच आर ऑब्जेक्ट्स टू विच यू असाइन अ वैल्यू। इन ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आर वैल्यूज जो होती हैं हमें डिफाइन अ वैल्यू टू एल वैल्यूज, ये एक वैल्यू डिफाइन करती हैं एल वैल्यूज को। ये एक वैल्यू है अपने आप में, तो ये वैल्यू अपने आप को डिफाइन कर रही है एल वैल्यूज के अंदर। इनके अंदर एक ब्लॉक है, उसके अंदर 10 डला हुआ है, उस ब्लॉक का नाम ए है, तो ए के अंदर 10 वैल्यू जा रही है। तो जो हमारी 10 वैल्यू है वो अपने आप को ए को डिफाइन कर, ए को दे रही है, तो ए के अंदर डिफाइन कर रही है, तो वो होती है हमारी एल वैल्यू, आर वैल्यूज। वी कैन से दीज वैल्यूज आर असाइन टू एल वैल्यूज। ये वैल्यूज एल वैल्यूज को असाइंड होती हैं और ये वैल्यूज हमारी आर वैल्यूज को असाइंड होती हैं, और ये एक वैल्यू असाइन करने की यूज में आती हैं। ये तो वैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों? यहाँ कोई वैल्यू नहीं हो सकती एल वैल्यूज में, इसीलिए। और यहाँ कोई असाइनमेंट मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं हो सकता हमारा ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट या इन आइडेंटिफायर का नाम, तो इसीलिए हमारा इनवैलिड है। अब इसमें हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते। इस एल वैल्यू में हम कोई कंप्यूटेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये असाइनिंग के लिए यूज़ हो रही है ना। 2 हट के अगर ये होता a मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू 20 तो ये करेक्ट था, जैसे हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। सो ये इनवैलिड है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स, डिफरेंट वेज टू असाइन वेरिएबल। वेरिएबल को असाइन करने के अलग अलग वेज होते हैं। सेम वैल्यू अगर हमें असाइन करनी है बहुत सारे वेरिएबल्स में, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, रिफाइंड तरीका है। अलग अलग a=10 b=10 देने से बढ़िया a=b c 10, सारी सबको एक 10 वैल्यू असाइन हो गई। अगर अलग अलग वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में देनी है तो भी उसके लिए एक लाइन में एक तरीका है। a=10 b=20 c=30 लिखने की बजाय a=b=c=, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। देखो a 10 के इक्वल है यहाँ पे, b 20 के इक्वल है यहाँ पे, c 30 के इक्वल है यहाँ पे। अब ये हमारा, अगर हमें इसमें प्लस या मल्टीप्लाई माइनस कंप्यूटेशन असाइन करना है वो भी सेम तरीके से, जिस नंबर पे जो वेरिएबल के लिए जिस नंबर पे वेरिएबल है उस नंबर की वैल्यू ही असाइन होती है उसे। फर्स्ट में 10 है तो फर्स्ट में यहाँ a है, a को होगी, a को 20 असाइन नहीं हो जाएगी, वो हमारी लाइन वाइज चलती है। इसको हम देख लेते हैं। वैसे तो देखो a=b=c=6, प्रिंट a, b, c, 6 6 6 सबको आ गई। अब अगर हम लिखें a b c = 10 40
50 प्रिंट A B C 10 40 50। A को ये आ गई, B को ये, C को ये। यहाँ पे कॉमास लगाने होते हैं बस, यहाँ पे अलग वैल्यूज़ लिखनी होती है, बीच में इक्वल्स टू लगा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू इसलिए लगाए हमने बिकॉज हमने सबको एक ही वैल्यूज़ देनी थी, इसीलिए ये सब एक दूसरे के इक्वल है। नाउ देखो मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की हुई है, ये इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। देखो एक बार लिख के दिखा देती हूँ, इस तरह से लिखने पे क्या होता है हमारा। HGF इक्वल्स टू 40, 60, 7 प्रिंट करते हैं HGF। कॉमास नहीं लगाए हैं मैंने। HGF दिख रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ मेरे को H को तो 40 देनी थी, G को 60, F को 7, बट ये क्या हुआ कि पूरा हमारा एक सेट, क्योंकि हमने इक्वल्स टू लगा दिया सबको, H को भी ये वैल्यू दे दी, G को भी, F को भी, तो ये सारी वैल्यूज इकट्ठी H को असाइन हो गई, G को हो गई, F को हो गई। ये एक इतनी सारी वैल्यूज एक साथ पैरेंथेसिस में जब होती हैं कॉमा के साथ सेपरेटेड, इन वैल्यूज को हम ट्यूपल्स, इसको हम एक को ट्यूपल्स कहते हैं। ये एक ट्यूपल है, ये एक अपने आप में ट्यूपल है, इतना, ये इतना, ये ट्यूपल्स हैं। आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में पूरा, तो ये होते हैं हमारे, इस तरह से डिफरेंस आ जाता है। अब वेरिएबल डेफिनेशन क्या होते हैं? वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज असाइन्ड टू इट। ये हमने ऑलरेडी, हमने अभी पहले जब हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल में हमने देख लिया था, ये मैंने आपको करके दिखाया था। कोई वैल्यू नहीं दी थी तो एरर आ रहा था, क्योंकि वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जब तक हमने वैल्यू डिफाइन नहीं करी हम उसको यूज नहीं कर सकते। डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया पाइथन में हम वैल्यू को बार बार नई वैल्यू से अपडेट करते रहते हैं, असाइन करते रहते हैं। जैसे अभी हमने 20 दी थी, यहाँ हमने हेलो दे दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले न्यूमेरिक वैल्यू दी, फिर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, वैल्यू चेंज भी की, साथ में वैल्यू का टाइप भी चेंज कर दिया। यहाँ न्यू इंट टाइप था, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया, इंटीजर टाइप था स्ट्रिंग टाइप हो गया, तब भी कोई पाइथन एरर क्रिएट नहीं करता। तो इसे हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। इसे हम कहते हैं लूज टाइपिंग, मतलब ये लूज होती है, टाइट नहीं होती, ये लूज होती है, इस तरह की टाइपिंग। नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट आउटपुट। देखो इनपुट और आउटपुट लेने का बहुत सिंपल सा तरीका, आउटपुट प्रिंट करते हैं हम प्रिंट यूज करके, प्रिंट फंक्शन। इनपुट लेते हैं हम हमारा इनपुट फंक्शन यूज करके, जैसे कि हमने नेम लेना है, इनपुट यूजर से इनपुट लेना है जैसे, तो क्या करेंगे हम, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, वो एक इनपुट लेने के यूज होता है। इसमें जो लिखेंगे ये एंटर योर नेम, ये स्क्रीन पे शो होगा और हम कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं, यूजर एंटर कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी को न्यूमेरिक इनपुट लेना है तो वो इंट यूज करते हैं इनपुट के आगे, सेम इस तरह से लिखेंगे, सेम सिंटैक्स है, इनपुट के आगे इंट हो जाएगा और इनपुट भी पैरेंथेसिस में आ जाएगा। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो फ्लोट यूज करेंगे। ये हमारे छोटे से इनपुट लेने में डिफरेंस है। आउटपुट के लिए अगर हमें किसी की वैल्यू प्रिंट करानी है, नॉर्मल लिख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर एक्स या जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर हमें नाउ इसी तरह से अगर हमें ये चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ये प्रिंट कराना है तो उसे हम डबल या सिंगल कोट्स में लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग के साथ उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, जिस भी वैल्यू को हम बाहर से प्रिंट कराते हैं उसको पैरेंथेसिस में नहीं लिखते, अदरवाइज हम
पैरेंथेसिस में लिखते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सेपरेट कर देते हैं। किसी भी दूसरी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो हम कॉमा यूज़ करके सेपरेट कर देते हैं। जैसे एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें तो शॉर्ट में देखो अब लेते हैं हम प्रिंट सब्सक्राइब। ये हमारा इस तरह से लिखने पे सब्सक्राइब आ जाएगा। अब अगर हम लेते हैं a इक्वल्स टू 5 प्रिंट, अगर हम इसे भी ब्रैकेट में कर देना तो a ही प्रिंट हो जाने वाला है। देखो क्या कर दिया है मैंने, देखो प्रिंट ये लिखें तो a आ जाएगा। अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें खाली पैरेंथेसिस में a लिखना पड़ेगा, आगे वैल्यू, ये ऊपर वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू आ गई है क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया था, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। नाउ नेम लेते हैं हम एक बार। नेम को अगर हम इनपुट लेंगे तो उसके लिए इनपुट पैरेंथेसिस, उसमें जैसे एंटर योर नेम, तो देखो हमारा ऐसे करके लिखने पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स ये सब लिखने पे ऐसे, अच्छा ये यहाँ पे मैंने इनपुट की जगह IM लगा दिया है, सो कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। ये एंटर योर नेम, जैसे कोड विद विपांशी, ये हमारा एंटर हो गया। इसी तरह से कोई भी वैल्यू एंटर कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर हमें लेनी है इंटीजर वैल्यू तो देखो इसको थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ ही नहीं करना, बस यहाँ पे ये ऐड कर देना है और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस एंटर। अब हम 5 एंटर करेंगे तो ये इंटीजर है, अगर ये इंट ना लिखते 5 लिखते तो एरर नहीं आता, बस 5 हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती। इंटीजर वैल्यू के लिए ये यूज़ करेंगे, डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट यूज़ करेंगे, तो पॉइंट में कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे इनपुट और इसी तरह से ये आउटपुट। एक बार आउटपुट कॉमा वाला देखें तो देखो प्रिंट A इज, इसको हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग हो गया, कॉमा लगा देंगे, A की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, A इज 10। इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अदर वैल्यू। ये आउटपुट का एग्जाम्पल है, देखो ये आउटपुट का एग्जाम्पल है। A और B को हमने वैल्यूज असाइन करी, प्रिंट को हमने वैल्यू दी। अब क्या है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए या अदर लाइन में चाहिए, उसके लिए ये एंड इक्वल्स टू इस तरह से हम पैरेंथेसिस खाली यूज़ करते हैं, तो हमारा ये क्या करता है, स्पेस दे देता है। यहाँ पे स्पेस दे दिया इसने, इसी तरह से ये यूज़ होता है। ये हो गया हमारा ख़त्म। थैंक यू। तो इसमें जो भी चीज़ रह गई हैं थोड़ी बहुत भी, जो मैंने कहा था नेक्स्ट चैप्टर में कवर होंगी, बिकॉज वो नेक्स्ट चैप्टर में डीप में है, तो हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो हमारा ये वाला चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।